एम्स नवी दिल्ली के विविध भवन के उद्घाटन के अवसर पर हमारे साथ उपस्थित मेरे साथी मंत्री एसपी सिंह बघेल जी, भारती प्रवीण पवार जी, सेक्रेटरी हेल्थ सुधांशु पंत जी, डायरेक्टर एम्स श्रीनिवास जी, जज्जर से जुड़े हुए सभी जज्जर के स्टाफगण, यहाँ उपस्थित सभी भाइयों एवं बहनों, पत्रकार बंधुओं, आज करीबन 700 करोड़ से अधिक खर्च से निर्माण हुआ नेशनल सेंटर फॉर एजिंग, मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक, सर्जरी ब्लॉक, प्राइवेट वार्ड, उसके अलावा कई भवन का लोकार्पण किया गया। एम्स में अपनी कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए, जनता की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए ये फैसिलिटी से मैं मानता हूं कि बहुत फायदा होगा। आप सब लोगों ने देखा होगा पिछले 9.5 साल में, 9.5 ईयर्स में मेडिकल सेक्टर भारत में बदल रहा है। दोस्तों, देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, नया भारत का निर्माण हो रहा है। उसमें हेल्दी नेशन वेल्दी नेशन का नारा भी चला है। हम सब लोग जानते हैं, कोई राज्य को, कोई देश को समृद्ध देश होना है तो आवश्यकता होती है कि देश के नागरिक स्वस्थ हो। स्वस्थ नागरिक स्वस्थ समाज का निर्माण करता है। स्वस्थ समाज स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करते हैं। स्वस्थ राष्ट्र ही समृद्ध राष्ट्र बन सकता है। समृद्ध राष्ट्र बनने के लिए प्राथमिकता स्वस्थ नागरिक की होती है, और इसलिए देश के नागरिक स्वस्थ बने, देश के हर नागरिक तक हेल्थ सुविधा उपलब्ध हो, देश के कोई गरीब से गरीब या तो लास्ट पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरे तक हेल्थ एक्सेस नहीं है। इसलिए जो भी इंटरवेंशन की आवश्यकता थी, एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ पिछले 9.5 साल में मोदी गवर्नमेंट ने काम किया है। दोस्तों, ये देश में आज तक यही व्यवस्था चली थी, यानी कि किसी की डिमांड आई, अस्पताल खोलो, अस्पताल खोला गया, हेल्थ सेंटर बनाओ, हेल्थ सेंटर बनाया गया। दोस्तों, केवल हेल्थ सेंटर खोलने से, अस्पताल बनाने से काम नहीं चलता है। हेल्थ सेंटर बनाए, हॉस्पिटल बनाए, उसमें डॉक्टर चाहिए, उसमें नर्सेज चाहिए, उसमें फैसिलिटी चाहिए, उसको चलाने के लिए व्यवस्था चाहिए, उसके लिए मेडिसिन चाहिए, उसके लिए मेडिकल डिवाइस चाहिए, एक होलिस्टिक अप्रोच। दोस्तों, मैं पहली बार देख रहा हूँ ये देश में हेल्थ सेक्टर को डेवलपमेंट के साथ जोड़ा गया। आप जब हेल्थ सेक्टर को डेवलपमेंट के साथ नहीं जोड़ेंगे तो कभी हेल्दी और वेल्दी नेशन नहीं बन पाएगा। और इसलिए एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हेल्थ सेक्टर को आगे बढ़ाते हुए पिछले सालों में जो काम किया गया है, मैं मानता हूं कि काम की गति के फलस्वरूप आज हमने इस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर का लोकार्पण किया है। हमने देश में 1,70,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाया, ताकि गरीब लोग, उसकी एक्सेस क्या होती है, गांव में रहने वाले सामान्य व्यक्ति 10,000 के पॉपुलेशन पर आज एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर के द्वारा वेलनेस भी सुनिश्चित की जा रही है। वहां आने वाले लोगों को मुफ्त इलाज हो जाए, प्राइमरी चेकअप हो जाए, प्राइमरी मेडिसिन मिल जाए, ये सुविधा वहां उपलब्ध हो गई है।
ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर को टेली कंसल्टेशन के लिए उपलब्ध कराया है। टेली मानस के द्वारा दोस्तों हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को जोड़ा गया है। आज मैं एक बार जज्जर जा रहा था तो रास्ते में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर लिखा हुआ मैंने बोर्ड देखा, तो मैंने ड्राइवर को कहा गाड़ी रोको। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी, सारा स्टाफ मेरे साथ में था, सारे सिक्योरिटी वालों को मैंने कहा भाई बाहर खड़े रहो। मैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर में चला गया। वहाँ के कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एक पेशेंट को देख रहे थे। पेशेंट उसके बगल में बैठे थे, उसको पता नहीं था कि उसके पीछे भारत सरकार के मंत्री आके खड़े हुए हो, अपने काम में व्यस्त थे, वो रहना ही चाहिए। और वो टेली कंसल्टेशन कर रहा था। टेली कंसल्टेशन के द्वारा पीजीआई चंडीगढ़ के साथ कोई डॉक्टर के साथ उसका कंसल्टेशन चल रहा था। वो बता रहा था कि मुझे आपस में दोनों डॉक्टर बात कर रहे थे, बाद में कहा कि ज़रा पेशेंट से मुझे बात कराओ। उन्होंने थोड़ा सा कंप्यूटर को मोड़ा, पेशेंट को 2 क्वेश्चंस पूछा। पूछने के बाद उन्होंने डॉक्टर को कहा कि उसको इस टाइप की मेडिसिन लिख दो, 1 सप्ताह के बाद वो फिर से मेरे साथ एक बार बातचीत कर लेना। दोस्तों ये टेली कंसल्टेशन एक बहुत बड़ी ताकत है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर आया हुआ एक गरीब व्यक्ति, शायद उसको वहाँ टेली कंसल्टेशन से मार्गदर्शन नहीं मिल जाता तो डॉक्टर साहब उसको रेफर करते, जाओ आप दिल्ली। वो दिल्ली आते। गरीब व्यक्ति हो, मजदूरी करने वाला व्यक्ति हो, उसकी 1-2 दिन की कमाई जाती। जब व्यक्ति हॉस्पिटल आता है तो उसके साथ कोई उसके परिवार के सदस्य भी साथ में आता है, उसको भी 2 दिन की मजदूरी नहीं मिलेगी, काम उसको छोड़ना पड़ेगा और जेब में उसके पास पैसा भी चाहिए, तब वो दिल्ली आ सकते हैं। दोस्तों गरीब व्यक्ति तक हेल्थ एक्सेस कैसे हो, आयुष्मान आरोग्य मंदिर के द्वारा उपलब्ध कराया। देश के कोई गरीब व्यक्ति बिना इलाज से उसके परिवार में मृत्यु की नौबत नहीं आनी चाहिए। दोस्तों मोदी जी ने देश के 60 करोड़ से अधिक लोगों को आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख की मुफ्त इलाज की गारंटी दी है। गौरव तब होता है जब कई अस्पताल में जाते हैं, एक अमीर परिवार का इलाज जिस अस्पताल में होता हो, जिस वार्ड में होता हो, जिस बेड में होता हो, उसके बगल का बेड ये देश के गरीब परिवार के व्यक्ति को भी यही हॉस्पिटल में मिल सकता है। ये आयुष्मान भारत योजना के तहत संभव बना है। और दोस्तों हमने आयुष्मान भारत योजना चला दिया। आयुष्मान भारत योजना के द्वारा हेल्थ मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध हो। कई बार डॉक्टर साहब मेडिसिन लिख देते हैं, कोई कैंसर के पेशेंट हो, लाइफ लॉन्ग मेडिसिन की आवश्यकता होती है, बीपी है, लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेनी पड़ती है, कार्डियक पेशेंट है, लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेनी पड़ती है। ये सब डिसीज़ में जब लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेनी पड़ती है महंगी दवाई से, उसके परिवार पर बहुत बड़ा बोझ आ जाता है। दोस्तों मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, मैं भारत सरकार का फार्मास्यूटिकल विभाग का भी मंत्री हूँ। ये मंत्रालय के अंतर्गत देश में 10 लाख से अधिक जन औषधि केंद्र खोला गया है। ये जन औषधि केंद्र आप देखते होंगे, आपके यहां भी होगा। जन औषधि केंद्र पर मार्केट के रेट से मैक्सिमम 50%, मिनिमम 20% सस्ती क्वालिटी मेडिसिन उपलब्ध होती है, ताकि देश के कोई नागरिक से मेडिसिन दूर ना हो। शायद उन्होंने डायग्नोसिस तो करवा लिया, लेकिन लाइफ लॉन्ग मेडिसिन के लिए जब मोदी जी संवाद करते हैं, मैं लास्ट वीक में एक झारखंड के दूर सुदूर क्षेत्र से मोदी जी ने 10,000वां जन औषधि केंद्र खोला और 25,000 जन औषधि केंद्र करने के लिए अनाउंसमेंट किया। उस वक्त मैं उपस्थित था। लाभार्थी से जब मोदी जी संवाद कर रहे थे, दोस्तों मैं संवाद सुन रहा था। उन्होंने कहा कि मैं थायराइड का पेशेंट हूँ,
मैं कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट हूँ, ऐसा करके 2-3 डिसीज बताए और कहा कि मुझे प्रति महीने 4,500 की मेडिसिन होती थी। लेकिन मोदी जी, आपने जन औषधि केंद्र खोला है तो अभी मुझे 1100 रुपीज़ में सारी मेडिसिन मिल जाती है, 3,000 रुपये की बचत हो जाती है। इस समझ में शायद कोई बड़े व्यक्ति है उसको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब एक दिन में 200-400 रुपये की मजदूरी करके अपने घर में शाम का खाने का शाम को लाके चलाने वाले लोग को पता चलता है, ऐसे वर्ग को पता चलता है कि उसका क्या महत्व है। दोस्तों, देश को हेल्थ एक्सेसिबल कैसे हो, हेल्थ एफोर्डेबल कैसे हो, उसके लिए हर संभव प्रयास किया गया। नहीं केवल हमने आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोला, लेकिन आयुष्मान आरोग्य मंदिर में डॉक्टर चाहिए और डॉक्टर के लिए मेडिकल कॉलेज चाहिए। दोस्तों, 350 मेडिकल कॉलेज थी, 9.5 साल में 710 मेडिकल कॉलेज है। डबल से अधिक मेडिकल कॉलेज केवल 9.5 साल में उपलब्ध हुई है। एमबीबीएस की सीट 54,000 थी, बढ़ के आज 1,07,000 एमबीबीएस की सीट बढ़ाई गई है। वैसे ही पीजी की सीट डबल की गई ताकि देश के युवाओं को अपनी कैरियर देश में बनाने का अवसर मिले। मैंने बहुत सुना था, बहुत देखा था, यहाँ से हमारे स्टूडेंट यूक्रेन पढ़ने के लिए जाए, चाइना पढ़ने के लिए जाए, फिलीपाइंस पढ़ने के लिए जाए, रसिया एमबीबीएस होने के लिए जाए। वहाँ जाने में अभी हमने यूक्रेन क्राइसिस में देखा कितनी दिक्कत होती है। देश के युवाओं को देश में डॉक्टर बनने की अपॉर्चुनिटी मिले, ये सुनिश्चित किया और देश में अपनी सर्विस भी दे सके, और नहीं केवल देश में, दुनिया में भी हमारा कंट्रीब्यूशन हो सके। इसलिए हील इन इंडिया और हील बाय इंडिया का इनिशिएटिव चलाया गया। व्हाट इज हील इन इंडिया? आज मैं देश में डॉक्टर बना रहा हूं, एमबीबीएस की सीट बढ़ रही है, नर्सिंग की सीट बढ़ रही है, नर्सिंग की नई मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज खुल रही है। आने वाले दिनों में हमारे डॉक्टर की संख्या बढ़े, लेकिन उसके लिए अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। देश में भी अपॉर्चुनिटी हो और दुनिया में भी हमारे डॉक्टर के लिए अपॉर्चुनिटी प्राप्त हो, उसके लिए हील बाय इंडिया के द्वारा आइए, हम यहाँ पढ़िए, बेस्ट एजुकेशन यहाँ लीजिए, और यहाँ एजुकेशन लेने के बाद हमारे डॉक्टर, हमारे नर्स, हमारे पैरामेडिक स्टाफ, टेक्नीशियन, दुनिया भी आपकी राह देख रही है, आपको उसको स्वस्थ करने में भी अपनी भूमिका अदा करें। वैसा ही हील इंडिया, हील इन इंडिया मीन्स सारी दुनिया को हम आह्वान करते हैं कि आइए आप इंडिया में, हमारे यहाँ बेस्ट हॉस्पिटल है, हमारे यहाँ बेस्ट डॉक्टर्स है, बेस्ट टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। आइए आप इंडिया में और यहाँ स्वस्थ होकर अपने देश में वापस जाइए। हील इन इंडिया और हील बाय इंडिया का इनिशिएटिव से आने वाले दिनों में हमारा हेल्थ सेक्टर में कोई दिक्कत ना रहे, हमारा कोई डॉक्टर जॉब के लिए कोई जगह पे उसको घूमने की आवश्यकता ना रहे। ये भी व्यवस्था हमने एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ देश में सुनिश्चित की है। वैसे ही देश में सेकेंडरी और टर्शरी केयर के लिए मेडिकल कॉलेज के अलावा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को अपग्रेड करके नई फैसिलिटी उपलब्ध कराई जा रही है। सारे देश में और सारी दुनिया में आज हिंदुस्तान के हेल्थ वर्कफोर्स की बहुत बड़ी सराहना हो रही है। देश के सामने जो समस्याएं है उसको साथ में मिलकर हम समाधान कैसे करें। ट्यूबरक्लोसिस, मोदी जी ने कहा कि 2025 के अंत में हम देश को टीबी मुक्त करेंगे, और देश को टीबी मुक्त करने के लिए मोदी जी की रीति नीति कार्य पद्धति रही है, वो जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी की गारंटी एक गारंटी की गारंटी हो जाती है दोस्तों, और इसलिए 2025 अंत तक हमें एक बेस्ट एफर्ट करना है, और एक एफर्ट करा। ये देश का हेल्थ का मॉडल दोस्तों दुनिया के हेल्थ के मॉडल से अलग है। हमारे यहाँ हेल्थ एक कॉमर्स नहीं है, हमारे यहाँ हेल्थ एक सेवा है। हम सारी व्यवस्था को, हेल्थ सेक्टर को सेवा भाव से देखते हैं। हम वसुधैव कुटुंबकम की फिलोसॉफी को चरितार्थ करते हैं।
आप सब लोगों ने देखा होगा जब कोविड क्राइसिस आई, कोविड क्राइसिस के दरमियान दुनिया के पास मेडिसिन नहीं थी और उस वक्त हिंदुस्तान ने विश्व के 150 देशों में मेडिसिन उपलब्ध कराई। इंडिया ने वैक्सीन रिसर्च किया और विश्व के 100 कंट्री में 100 कंट्री में हिंदुस्तान ने वैक्सीन उपलब्ध कराया। लेकिन केवल वैक्सीन उपलब्ध कराया और मेडिसिन सप्लाई की इतनी बात पूर्ति नहीं है। उस वक्त दुनिया क्राइसिस में थी और उस वक्त हिंदुस्तान ने सोचा होगा प्राइस बढ़ा सकते थे, चाहे इतनी प्राइस करे मेडिसिन की, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की, एजिथ्रोमाइसिन की, दुनिया को देना था क्योंकि दुनिया के पास मेडिसिन नहीं थी। लेकिन उस वक्त भारत ने उसकी प्राइस हाइक नहीं करा, प्राइस नहीं बढ़ाई। जो पहले एक्सपोर्ट करते थे वही रेट में दुनिया को मेडिसिन उपलब्ध कराई। इंडिया में जो वैक्सीन उपलब्ध कराते थे उसे ज़्यादा प्राइस ना बढ़ाते हुए दुनिया में वैक्सीन उपलब्ध कराई। नतीजा ये निकला, पोस्ट कोविड के बाद आज दुनिया मानती है कि इंडिया जैसे कंट्री के साथ हमें दोस्ती रखनी चाहिए जो क्राइसिस की स्थिति में हमारे साथ में रहते हैं। दोस्तों, वसुधैव कुटुंबकम, विश्व हमारा परिवार है, हेल्थ सेक्टर में हमारा ये मॉडल है और इसलिए ये मॉडल को आगे बढ़ाते हुए हम हेल्थ सेक्टर को दुनिया के मॉडल से अलग कर सकते हैं। और हमारे यहाँ, मुझे थोड़े दिन पहले एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ जो इंडियन थे वो मुझे मिलने आए थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि मंत्री जी, दुनिया में एक्स कंट्री में हेल्थ के पीछे उसके देश की जीडीपी का 4% खर्च होता है, कोई कंट्री में 3% होता है, कोई कंट्री में 6% होता है। ऐसा करके उन्होंने मुझे कैलकुलेशन दिया। बाद में उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को भी एक खर्च बढ़ाना चाहिए। मैंने कहा कि हमने हेल्थ पॉलिसी बनाई है, हम भी हमारा हेल्थ के पीछे खर्च को बढ़ा रहे हैं, लेकिन दुनिया जो खर्च करती होगी वो अपने मॉडल के हिसाब से करती होगी। मैंने उसको कहा कि इंडिया में एक सामान्य वृद्ध व्यक्ति हुआ हो और उसको टीथ का पेन हुआ हो तो एज में टीथ निकाल देते हैं, बहुत पेन होते हैं, तो हॉस्पिटल चला गया, कितना खर्च होगा अमेरिका में? तो उन्होंने कहा $2000। मैंने कहा हमारे देश में 200 रुपये में काम हो जाता है। उसको मल्टीप्लाई करो डॉलर में और बाद में जीडीपी में काउंट करो। मैंने उसको ये कहा कि ये डिस्ट्रिक्ट में, ये हिंदुस्तान में आप कोई भी डिस्ट्रिक्ट प्लेस पर चले जाओ, कोई भी ब्लॉक में चले जाओ, आपको कई चैरिटी से चलने वाली हॉस्पिटल मिलेगी। एम्स में काम किया हुआ ऐसा कई डॉक्टर आपको मिलेंगे, रिटायर्ड करा है, वो कोई ऐसी अस्पताल में जाके सेवा भाव से काम करते हुए देखे होंगे। जितना मेडिकल सेक्टर में अनुभव बढ़ता है तो कंसल्टिंग चार्ज वो बढ़ा सकते हैं, उसका नाम बनता है तो कंसल्टिंग चार्ज वो बढ़ा सकते हैं, लोग दे भी सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसे 100 रुपये में ट्रीटमेंट करने वाले कई एक्सपर्ट डॉक्टर को मैंने देखा है। दोस्तों, ये हिंदुस्तान का मॉडल है। इसलिए हेल्थ सेक्टर, ये दोस्तों हमारे लिए सेवा का सेक्टर है। हेल्थ सेक्टर हमारे लिए दूसरे लोगों को सहयोगी होने का सेक्टर है। और इसलिए यहाँ जो हेल्थ फैसिलिटी उपलब्ध हुई है, आने वाले दिनों में ये नहीं केवल फैसिलिटी दिल्ली के लोगों को काम में आने वाली है, ये सही बात है, देश के लोगों को ये उपयोगी होगी। दिल्ली एम्स, दिल्ली की एम्स एक लाइट हाउस है। यहाँ परिपाटी और यहाँ जो परिप्रेक्ष्य बनता है, देश उसको फॉलो करते हैं, अन्य एम्स भी उसको फॉलो करती है। एम्स में कोई पेशेंट आ जाते हैं और फिर यहाँ से इलाज के बाद वो रिटर्न होते हैं, उसकी लास्ट आस्था का केंद्र, श्रद्धा का केंद्र ये एम्स होता है। हम गए थे हमारे पेशेंट को लेके दिल्ली एम्स तक और वहाँ के डॉक्टरों ने बता दिया कि उसमें होगा ये नहीं होगा, वो फाइनल वर्ड बन जाते हैं। और इसलिए
ए हॉस्पिटल की रेपुटेशन आगे बढ़ाने के लिए हम जिस जान से काम करें, मैं जिस तरह से कमिटमेंट देखता हूं यहाँ के डॉक्टर का, जिस हौसलों से काम करता है दोस्तों, उन्होंने ही इंस्टीट्यूट की इमेज बिल्डिंग की है। हमें एम्स और एम्स झज्जर दोनों को और आस्था की दृष्टि से आगे बढ़ाना है, जन जन की सेवा करनी है। सेवा भी श्रद्धा के साथ करनी है, सेवा भी हमारा भारतीय मॉडल के साथ करनी है। ये हमारा दायित्व है, हमारा फर्ज है दोस्तों। मैं मानता हूं कि हर व्यक्ति को देश के प्रति कंट्रीब्यूशन करने का अलग अलग रास्ता होता है, अलग अलग दायित्व के आधार पर कर सकते हैं। हमारे देश के जवान बॉर्डर पर खड़ा होके सियाचिन ग्लेशियर जैसे कठिन विपरीत परिस्थिति में, जहाँ -60 डिग्री टेम्परेचर हो, हवा में ऑक्सीजन ना हो, मैं एक बार गया था और मैंने देखा हमारा जवानों की राष्ट्रभक्ति। वो वहाँ खड़ा होके मातृभूमि के लिए, देश के लिए काम करते हैं, वो वहाँ राष्ट्रभक्ति करते हैं। दोस्तों, हम देश के सामान्य नागरिक हो, देश के डॉक्टर हो, देश के हर कोई व्यक्ति जहाँ भी है वहाँ अपने देश के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मैं भारत सरकार के मंत्री के तौर पर क्या मैं 24/7 ये सोचता हूँ कि मैं मेरे देश के नागरिक को स्वास्थ्य कैसे रखूँ? दोस्तों, मैं सोचता हूँ तो मैं देश के प्रति मेरा दायित्व अदा कर रहा हूँ। मैं डॉक्टर हूँ, हर मिनट हर क्षण क्या मैं सोचता हूँ कि मेरे पास आने वाले मरीज, उसका इलाज अच्छी तरह से होना चाहिए, टाइम पे होना चाहिए, सेटिस्फाई होके जाना चाहिए, मेरा बिहेवियर उसके साथ एकदम पोलाइट होना चाहिए, कॉमर्शियल नहीं, ऐसा भाव से नहीं। दोस्तों, पेशेंट जब यहाँ से स्वस्थ होके जाएगा, आपका गुणगान भी गाएगा। और दोस्तों, जब पेशेंट यहाँ से स्वस्थ होके जाएगा, हमारे मन में ये भाव आना चाहिए, जितना जल्दी पेशेंट स्वस्थ हो जाएंगे, फिर हो काम में लग जाएंगे, उससे जो उत्पादन होगा, उसकी सर्विस से जो आउटपुट होगा, वो मेरे देश के लिए उपयोगी होगा। ये भाव के साथ, जब कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ हम सब लोग नेशन के प्रति अपना दायित्व अदा करें। आप सबको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।